हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मिनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास के रचयिता करता है, वह है बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सरलता के साथ इसकी रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पे आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 21। अलमर्दाना एक बड़ी संख्या में सेना लिए हुए पालर जा पहुंचा। उसे अपने पड़ाव के लिए वहां से बढ़कर अच्छा स्थान मालूम न था। घोड़े के लिए पानी और चारा दोनों का सुविधा था तथा उसी स्थान पर दुर्गा मंदिर और पुजारीन का घर भी था। बरनगर के राजा को अलमर्दाना के आश्वासन दे दिया था कि उसकी प्रजा के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाएगा और न मंदिर को नष्ट। दलीप नगर राज्य का दंड देना, राज्य चुस्त करके हवाले को हलवाहा कर देना ही सिर्फ मेरी मंशा है। दलीप नगर और बरनगर वर्षों से दिल्ली के जो है मतहत राज्य थे, परंतु प्रक स्वतंत्र थे। उनकी दिल्ली की मातहती भी दिल्ली के बल के हिसाब के घटती बढ़ती या तिरोहित होती रहती थी। इस समय इसमें से कोई भी दिल्ली के प्रति व्यवहारिक रूप में अपनी अधीनता प्रकट नहीं कर रहा था, लेकिन खुल्ला विरोध भी न था। दलीप नगर दुविधा में था। एक और सिंहगढ़ का घेरा, दूसरी ओर अलमर्दाना और घर में छोटी रानी का भय और पुण्य दुर्व्यवस्था से राज्य को निकलकर वर्तमान में संगठन का आयोजना। इसलिए पालर तक पहुंच जाने में अलमर्दाना को टेक न की गई। अलमर्दाना जब पालर पहुंचा उसे वहां सिवाय किसानों के कोई नहीं मिला। मंदिर का निरीक्षण करने गया, साथ में उसका एक सरदार था। अलमर्दाना ने सरदार से कहा, मंदिर तो बहुत छोटा है काले खा, मैंने बहुत बड़े बड़े मंदिर देखे हैं, क्या इसी के ऊपर उन लोगों को इतना नाज था? हुजूर, इस जगह
उन लोगों ने अपनी नाक बना रखा है। पुजारिन कहीं कहीं भाग गई होगी, मगर पता लग जाएगा। बुंदेलखंड लोग भागते भी हैं तो घर छोड़कर दूर नहीं जाते। तुम्हारे साथ किस जगह लोचन सिंह लड़ा था? काले खां ने स्थान बतलाकर कहा, इस जगह हुजूर। और वहाँ कहाँ थी? लड़ाई के समय कुमुद जिस स्थान पर अपने पिता के साथ कुज्जर सिंह की अभिवक्ता में खड़ी थी, वह स्थान भी अलमर्दाना को बताया गया। यह सब देखभाल कर आसपास के रास्ते, छिपाव और आक्रमण के स्थानों की परीक्षण करके संध्या से पहले अलमर्दाना काले खां को साथ लेकर झील पर गया। पानी का बड़ा सहारा है यहाँ काले खां। यहीं से दस्ते बना कर हमला करना अच्छा है, बेहतर है हुजूर। 2 दिन सामान इकट्ठा कर लो, तीसरे दिन धावा कर दिया जाए। सिपाहियों को इसी बीच में आराम भी मिल जाएगा। इतने में एक सिपाही ने सूचना दी कि दिलीप नगर के कोई मंजरा करने के लिए आया है। नवाज के बाद अलमर्दाना से दिलीप नगर का जो मनुष्य मिला वह रामदयाल था। उस समय अलमर्दाना के पास काले खां के सिवा और कोई न था। रामदयाल ने कहा, मैं सरकार के पास राखी लाया हूँ। राखी? अलमर्दाना आश्चर्य से बोला, किसने भेजी है? मैं राखी मंजूर न करूँगा। यह राखी लौट नहीं सकती। मत महाराज की छोटी रानी ने भेजी है, जो नए राजा के विरुद्ध आपसे सहायता चाहती है। अलमर्दाना चौंक पड़ा। छोटी रानी की राखी मंजूर है? वह एक क्षण बाद बोला, जाओ, आज से वह मेरी धर्म की बहन हुई। रामदयाल ने प्रसन्नतापूर्वक अलमर्दाना को राखी दे दी। उसने पगड़ी में रख ली। फिर रामदयाल ने उसने एक एक करके रियासत संबंधी सब वृत्तांत पूछ डाला। सब हाल सुनकर काले खां से बोला, तुम एक दास्ता लेकर कुज्जर सिंह की मदद के लिए सिंहगढ़ जाओ। मैं दूसरे दस्ते से दलीप नगर पर दावा करता हूँ। खंड 22। अपनी सेना का एक दस्ता ले पालड़ में छोड़कर दूसरे दिन उसने कुछ कर दिया। जब दिलीप नगर के राज्य में कोई कोष घुस गया, तब दयाराम को विदा करते समय बोला, रानी के पास कुछ सरदार हैं, उन सबके लेकर सिंहगढ़ पहुँचो। अब रानी का दिलीप नगर में रहना ठीक नहीं है। बहुत अच्छा, मैं अभी जाकर इसका प्रबंधन करता हूँ। कुछ समय उसे रोक कर अलमर्दाना ने कहा, मंदिर के विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुड़वा दूँगा? कभी नहीं, रामदयाल ने आवेश में आकर उत्तर दिया। जरा ठहर कर अलमर्दाना ने कहा, मगर जिस लड़की ने यह फसाद करवाया था उसे कुछ सज़ा दी जाएगी। अलमर्दाना हंसकर बोला, फिर? मगर उस लड़की को जो सज़ा दी जाएगी वह किसी बड़े पुरस्कार से भी बढ़कर होगी। रामदयाल अलमर्दाना का मुंह जोहर लगा। अलमर्दाना कहता गया, उसे मैं अपने महल में जगह दूंगा। पालड़ की अपेक्षा शायद कलापी उसे शुरू में कम पसंद आवी। बस इतने में ही राजा समझो। इसके बाद अगर वह सुखी न रह सकी तो तुम मुझे दोष देना। क्या कहते हो रामदयाल? उसने उत्तर दिया, इसमें तो किसी प्रकार का हर्ज नहीं दिखाई पड़ता हुजूर। राजा देव सिंह और लोचन सिंह के नायकत्व में दलीप नगर की सेना को अलमर्दाना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दलीप नगर की और उसकी बढ़ती हुई प्रगति को निश्चित रूप में रुक जाना पड़ा। नाले जंगलों और पहाड़ियों में लड़ते लड़ते अलमर्दाना ने सोचा, बिना किसी अच्छे किले के हाथ में किए युद्ध आसानी से और विजय की पूरी आशा के साथ न हो सकेगा। इसलिए अपने देव सिंह की सेना को अटकाए रखने के लिए एक दस्ता जंगल में छोड़ दिया और उसी सेना को दूसरे दस्ते को लेकर होशियारी के साथ चुपचाप सिंहगढ़ रवाना हो गया। बहुत चक्करदार मार्ग में जाना पड़ा, इसलिए वह सिंहगढ़ के निकट देर में पहुंचा। राजा देव सिंह को इस चाल की सूचना विलम्ब से मिली। उस समय पालड़ की छवनी में अलमर्दाना की इस नई योजना के अनुसार और सिपाही आ पहुँचे। देव सिंह इस सेना का मुकाबला और पालड़ की छवनी पर धावा करने के लिए वहीं गया और लोचन सिंह को सिंहगढ़ की ओर भेजा। परंतु इसके पहले ही रामदयाल ने छोटी रानी के पास पहुंचकर राजधानी में ही उपद्रव्य
झगड़ता कर दिया। जो लोग राजदेव सिंह के अभिषेक से असंतुष्ट थे वह सब छोटी रानी के झंडे के नीचे आ गए और उन्होंने खास दलीप नगर में गृह युद्ध आरंभ कर दिया। छोटी रानी ने एक सरदार के नीचे थोड़ी सी सेना राजधानी के तंग करने के लिए छोड़ दी और एक बड़ी तादाद में सेना लेकर सिंहगढ़ की ओर चल पड़ी। उसे यह नहीं मालूम था कि अलमर्दाना सिंहगढ़ की ओर गया है। मालूम भी हो जाता तो वह इन रुकती। जनार्दन इस विद्रोह का समाचार राजा के पास जहां वह लड़ रहा था भेजा। पत्रवाहक लोचन सिंह के बीच में ही मिल गया। तब लोचन सिंह सिंहगढ़ की ओर न जाकर सीधा दलीप नगर पहुंचा। राजधानी के वलेवे को दबाने के लिए लोचन सिंह को कई दिन लग गए। इस बीच में रानी और अलीमर्दाना को सेनाएं सिंहगढ़ के मुहासिरे पर पहुंच गई। राजा देवी सिंह की सेना को कुज्जर सिंह, अलीमर्दाना और छोटी रानी की सेनाओं से लोहा लेना पड़ा। खंड 23। राजदेव सिंह की सेना सिंहगढ़ के घेरे में हार गई और भागकर दलीप नगर पहुंची। देव सिंह ने जनार्दन से कहलवा भेजा, यदि लोचन सिंह से काम न चलता हो तो किसी दूसरे सरदार को सिंहगढ़ भेजो, यहाँ उसे मत लौटाना, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। जनार्दन ने सामयिक स्थिति पर बातचीत करते हुए लोचन सिंह से कहा, यदि आप सीधे सिंहगढ़ चले जाते तो अच्छा होता। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया। वह पुरानी बात है, यदि काम करना है तो उसे तो यूं ही मनाऊंगा और नहीं करना है तो अपने घर चला जाऊंगा, परंतु युद्ध के विषय में मैं पंडित की आज्ञा नहीं लिया करता। महाराजा ने क्या कहलवाया है जानते हो? जनार्दन ने उत्तेजित होकर कहा, और युद्ध के दिनों में घर बैठ जाना तो किसी भी सरदार को शोभा नहीं देता है। लोचन सिंह ने तर्क कर कहा, तो अब राजा को सूचित कर दो कि जहाँ पुरुष की कदर नहीं वहाँ लोचन सिंह नहीं रहेगा। और जनार्दन की विषय विनम्र प्रार्थना करने पर भी वहाँ से वो उठ गया। खंड 24। सिंहगढ़ में कुज्जर सिंह की छोटी रानी की सेना के आने का और उसके उद्देश्य का समाचार मिल गया था। इन दोनों का संयुक्त दल सिंहगढ़ को फाटक खुलवाकर भीतर पहुंच गया। कुज्जर सिंह को अलीमर्दाना के दस्ते का हाल मालूम न था। रामदयाल अलीमर्दाना के साथ साथ था। डोरे में रानी की सवारी सबसे पहले दाखिल होकर दूसरी ओर चली गई। कुज्जर सिंह सबसे पहले रानी के पास गया, पैर छूकर खड़ा हो गया। परिश्रम और थकावट के सारे चिन्ह उसके मुख पर थे, परंतु हर्ष की भी रेखाएं चमक रही थी, जैसे धूल में सोना चमक रहा हो। रानी ने कृतज्ञ कुज्जर सिंह से कहा, खास दलीप नगर में लड़ाई हो रही है। सहदेव की फौज देव सिंह से पालर की ओर लड़ रही है और स्वयं सहदेव की रामदयाल यहाँ लिवा लिया है। उसकी सहायता न होती तो तुमसे मिल पाना असंभव होता। और कुज्जर सिंह के मस्तक पर हाथ फेरा। सुनकर कुज्जर सिंह आँख में तारे छिटक उठे। अलीमर्दाना का नाम सुनते ही शरीर में पसीना आ गया। जब उसका सिर उठा, रानी ने देखा एक क्षण पहले का उत्फुल्ल मुख मुरझा गया, जैसे कमल के पाला मार गया हो। क्या है कुज्जर सिंह, क्या कहना चाहते हो? रानी ने पूछा। कुछ नहीं काकाजू, कुज्जर सिंह ने उत्तर दिया। मुझे सरीखे तुच्छ मनुष्य के लिए अपने जो कष्ट उठाया है वह व्यर्थ गया सा जान पड़ता है। इस रुखाई से रानी तिलमिला उठी, बोली, तुम सदा से रोते से ही बने रहो। क्या इस वजह से तुम्हें राज सिंहासन अपने अधिक निकट नहीं दिखाई पड़ रहा है? सेना एक आधा रोज विश्राम कर ले कि तुरंत दलीप नगर के ऊपर प्रबल आक्रमण कर दिया जाएगा और जनार्दन देव सिंह, लोचन सिंह इत्यादि बागियों को उसके लिए की भरपूर बदला दे दिया जाएगा। महाराज, कुज्जर सिंह कहता कहता रुक गया। बोलो बोलो कुज्जर सिंह, क्या कहते हो? रानी जरा चिढ़कर बोली। सामने से रामदयाल की को और उससे थोड़ी ही पीछे अलीमर्दाना को देखकर कुज्जर सिंह ने कहा, अभी काकूजी विश्राम करो, बहुत परिश्रम किया है। अवकाश मिलने पर निवेदन करूँगा। रानी का डोला किले के भीतर महलों में चला गया और कुज्जर सिंह मुड़कर रामदयाल के पास पहुंचा। रामदयाल ने महत्वपूर्ण दृष्टि और मिठास भरे स्वर में जुहार किया। धीरे से बोला, कलफी के नवाब साहब हैं, इन्होंने बात रख ली। कुज्जर सिंह चुपचाप बिना कोई भाव प्रदर्शन किए अलीमर्दाना के पास पहुंचा, अभिवादन किया।
अलमर्दाना को जान पड़ा इस स्वागत में अतिथि पूजा की अनुभूति नहीं है, परंतु उसने अपनी क्रोध और तुरंत दबा दिया। हंसकर बोला, सिंहगढ़ के बहादुर शेर राजा कुंजर सिंह का दर्शन हो रहा है ना। कुंजर सिंह ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उसका आंतरिक भाव जो कुछ भी रहा हो, परंतु उसमें इतनी शिष्टता थी कि हर्ष का उत्तर खिनास से न दें। अलमर्दाना हंसकर बोला, राजा साहब, रामदयाल ने बड़ी सहायता की है। आपके शुभ चिंतकों में ऐसे कुशल मनुष्य का होना गर्व की बात है। कुंजर सिंह ने सहन शब्दों में उसकी प्रशंसा की, परंतु उसमें काफ़ी कुशलता थी और रामदयाल को वह खटकी। कुंजर सिंह स्थान पर पहुंचकर अलमर्दाना से तय किया कि रात को अनोदस्व मनाया जाए। कड़ी लड़ाई के बाद सिपाही जब आनंद मनाते हैं तब उनका वेग पाठशाला से छूटे हुए छोटे छोटे विद्यार्थी से हुड़ से कहीं अधिक बढ़ जाता है। इस शोरगुल को एक और छोड़कर मर्दाना, कुंजर सिंह और रामदयाल एकांत स्थान में जा बैठे। उमंग के साथ मर्दाना ने कहा, जिस दिन राजा साहब का तिलक होगा उस दिन जश्न और भी ज़ोर शोर से साथ मनाया जाएगा। बड़ी बड़ी कठिनाई सामने है। कुंजर सिंह ने गंभीरता के साथ कहा, मैं तो समझा था कि सिंहगढ़ के भीतर ही रण क्षेत्र और शमशान दोनों हैं। रामदयाल बोला, अब उतनी कठिनाई हमारे सामने नहीं है जितनी देव सिंह इत्यादि के सामने है। आप राजा साहब, अलमर्दाना स्वाभाविक गति के साथ बोला, राज्य प्राप्त करते ही रामदयाल को बड़ा सरदार बनाइएगा। मैं इनके लिए सिफारिश करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ। परंतु भाव को छिपाकर बोला, शुभ घड़ी आने पर किसी सेवक की कोई सेवा नहीं बुलाई जा सकती। नवाब साहब, यथोचित पुरस्कार सभी को मिलेगा। रामदयाल के मन में इस वचन को किसी उमंग का संचार न हुआ। बोला, महारानी साहिब और राजा की कृपा बनी रहे। नवाब साहब हमारे ऊपर, हमें तो चरण में पड़े रहने में ही सुख है। सरदारी लेकर क्या करेंगे? अलमर्दाना की समझ में ना आया, भविष्य में आपको क्या कार्यविधि होगी? राजा साहब, अब सेनापतियों का भार आपको लेना होगा। उत्तर के लिए कुंजर सिंह तैयार था। बोला, मेरी गतिमति के ऊपर रानी साहब को अधिकार है। उनकी इच्छा मालूम करके आपसे प्रार्थना करूंगा। बहुत अच्छा, अलमर्दाना ने कहा, सवेरे तक बतला दीजिएगा, परंतु एक सम्मति है, उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और रानी साहब से अर्ज कर दीजिएगा। वो यह है कि सवेरे तुरंत कुछ फौज दलीप नगर पर हमला करने के लिए रवाना करवा दिया जाए और एक टुकड़ी पास पड़ोस के छोटे मोटे किले पर कब्जा करने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में भिजवा दिया जाए। कुंजर सिंह बोला, सेना को इस तरह कई भागों में विभक्त कर देना ठीक राजनीतिक होगी या नहीं? ककाजू से पूछ निवेदन करूँगा। उसी संध्या के समय बाद रामदयाल ने अलमर्दाना से बात करने का अवसर निकाला। वह भी रामदयाल की होठ में था। गद्दी मिलने के बाद राजा साहब दीवान किसको बनाएंगे? रामदयाल अलमर्दाना ने पूछा। हुजूर, यह हुआ जिससे उस पद पर बिठाया। रामदयाल ने उत्तर दिया, मैं तो उन्हें गद्दी पर बिठला कर कलौपी चला जाऊंगा। वहीं के मामले में फुर्सत नहीं, न मालूम दिल्ली जाना पड़े, न मालूम मलबे की तरफ। तब जिसे वह चाहेंगे, परंतु राज्य इस तिलक के बाद भी बिना आपकी सहायता के किस तरह चलेगा, सो जरा मुश्किल से समझ में आता है। यदि महारानी के हाथ में शासन की भागदौड़ रहने दी जाएगी तो निस्संदेह कठिनाई कम नजर आवेगी। अलमर्दाना हंसकर बोला, यदि रामदयाल को दीवान बना दिया जाएगा तो शायद ज़्यादा गड़बड़ न हो। फिर तुरंत गंभीर होकर कहने लगा, तुम क्या इसे असंभव समझते हो? दिल्ली की सल्तनत में छोटे छोटे आदमी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। दिमाग और होशियार की जो है कदरदानी की जाती है। रामदयाल चुप रहा। अलमर्दाना ने कहा, तुम्हें अगर दीवान मुकर्रर किया जाए तो महारानी साहिब को तो कोई एतराज़ न होगा। उसने उत्तर दिया, उनके चरणों की कृपा से तो मैं जीत ही हूँ। कुछ और कहना चाहता था, झिझक गया। अलमर्दाना ने कहा, राजा साहब तो बेचारे बड़े नेक और सीधे आदमी मालूम होते हैं। रामदयाल ने कोई मतलब प्रकट नहीं किया। हमारा कुछ काम रामदयाल, उसने पूछा। रामदयाल बोला, आज्ञा। मैंने तुम्हें पार्लर से कुछ कहा था, याद है? इस बीच में तुम बहुत उलझनों में रहे हो। अगर पता लगाओ सको तो अच्छा है, नहीं तो खैर। लगा लिया, रामदयाल ने कहा। उत्साह के साथ अलमर्दाना ने पूछा, कहाँ है?
खबर लगी है कि वह विराटा के जंगलों में किसी गुप्त किले की अदृश्य गुफा में है। अमरदाना अपनी सहज सावधानता के वृत्त का उल्लंघन करके बोला, रामदयाल, बड़ा पुरस्कार मिलेगा हुजूर, मैं उसे ढूंढूंगा और आपके सम्मुख कर दूंगा। इसका बीड़ा उठाता हूँ। जरा दबी जवान से अमरदाना ने पूछा, तुम उसे देवी का अवतार तो नहीं समझते हो? जरा भी नहीं, रामदयाल ने उत्तर दिया। वह तो मूर्खों का जो है ढकोसला है। उसका नाम क्या है? कुमुद। खंड 25। जिस समय अमरदाना और रामदयाल की बातचीत हो रही थी उस समय गुज्जर सिंह छोटी रानी के पास था। छोटी रानी उसे कह रही थी, तो तुम्हारे यह तरपत्ते है कि यहाँ हम लोग ना आते, तुम्हें यही लड़ने सरने और मरने दिया जाता। ठीक है ना गुज्जर सिंह? आपके दर्शन से तो मेरे पाप कटते हैं, गुज्जर सिंह ने कहा, परंतु अमरदाना को नहीं बुलाना चाहिए था। अमरदाना को न बुलाया होता तो सर्वनाश हो गया होता। उसने तो वैसे भी चढ़ाई कर दी थी, उसे रोक ही कौन सकता था। और दिलीप नगर के पूर्व राजा इस तरह की सहायता का आदान प्रदान पहले से भी करते आए हैं, परंतु जिस प्रयोजन से वह आया है वह आपको मालूम है। वह जनार्दन और लोचन सिंह को सूली देना आया है। यदि वह इसमें सफल हो जाए तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ। वह पालर की देवी और उसका मंदिर नष्ट करने आया है। आपको यह बात स्मरण रखना चाहिए। रानी ने झुलकर कहा, मुझे क्या बात स्मरण रखनी चाहिए? मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यदि तुम साथ रहकर लड़ाई करना चाहो तो अच्छा है, यदि तुम्हारे मन में को न भावे तो जिस तरह चाहो लड़ो, या धर्मद्रोही या स्वार्थघाती जनार्दन की शरण चले जाओ और हम लोगों को अशुभ चिंतन करो। गुज्जर सिंह का कलेजा हिल गया। नम्रतापूर्वक बोला, महाराज रुष्ट न हो, आप राज्य करें, मुझे राज्य की उतनी अधिक परवाह नहीं है। यदि होगी तो जनार्दन इत्यादि को दंड देने का उपरांत जो कुछ भाग्य में होगा पाऊंगा। इस नम्रता में दृढ़ता की गूंज सुनकर रानी कुछ नरम पड़ी, बोली, अमरदाना का वह प्रयोजन नहीं जो तुम समझ रहे हो। उसने मेरी राखी स्वीकार की है, मुझे बहन की तरह माना है। हिंदुओं का धर्मनाश उसका कदाचित उद्देश्य नहीं है। ऐसी हालत में तुम्हें व्यर्थ के संदेश से जो है माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। इतने में वहाँ रामदयाल आ गया। रानी के पास किसी समय भी आने की उसे मनाही नहीं थी। रानी ने उसे कहा, रामदयाल, आगे के लिए क्या ढंग सोचा गया है? गुज्जर सिंह की ओर संकेत करके उसने उत्तर दिया, जैसा निश्चित किया जाए वैसा ही होगा। अभी तक कुछ निश्चित नहीं हुआ है, रानी बोली। गुज्जर सिंह ने कहा, अमरदाना के राय सेना को टुकड़ियों में विभक्त करके इधर उधर बिखेरने की है। सेना का अधिक भाग वह सिंहगढ़ में रखना चाहते हैं। यदि देव सिंह की सेना ने किसी और प्रचंड वेग के साथ चढ़ाई कर दी तो सिंहगढ़ हाथ से चला जाएगा और बिखरी हुई टुकड़ियाँ कभी संयुक्त न हो पाएगी। रानी झुल्झा कर बोली, रामदयाल, क्या इसी तरह का युद्ध करने की बात अमरदाना ने कही है? उसने उत्तर दिया, ठीक इसी तरह की तो नहीं कही है। नवाब साहब दिलीप नगर के अधिकृत करने के लिए पर्याप्त सेना भेजना चाहते हैं। रामदयाल की बात गुज्जर सिंह को कभी अच्छी नहीं लगती थी। इस समय और भी प्रखरता के साथ पड़ गई। बोला, तो ककू जी, रामदयाल को सेना नायक बना दो। बस प्रधान सेनापति अमरदाना और सहकारी सेनाध्यक्ष रामदयाल। अपने इस भोग छोप पर गुज्जर सिंह को तुरंत पछतावा हुआ। कुछ कहना भी चाहता था कि रामदयाल ने बहुत विनीत भाव के साथ कहा, काकू जी ने पूछा था इसलिए मैंने निवेदन किया, यदि कोई अपराध किया हो तो क्षमा कर दिया जाए। मैं तो सदा भगवान से मनाया करता हूँ कि आप लोगों के चरणों में पड़ा रहूँ। रानी ने पूछा, तब क्या कार्यक्रम स्थिर किया? गुज्जर सिंह ने उत्तर दिया, हमारी कुछ सेना सिंहगढ़ में रहे, बाकी दिलीप नगर पर धुआवा कर दे और अमरदाना अपनी सेना लेकर देव सिंह पर छापा मारे। रानी ने रामदयाल की ओर देखते हुए कहा, अमरदाना को पसंद आवेगा? नहीं आवेगा महाराज, रामदयाल ने उत्तर दिया। गुज्जर सिंह ने कहा, मैं नवाब से बात करूंगा। दूसरे दिन सवेरे गुज्जर सिंह ने अमरदाना से अपने संकल्प के अनुरूप कराने की चेष्टा की, परंतु सफल न हुआ। अमरदाना सिंहगढ़ को अपने अधिकार से बाहर नहीं होने देना चाहता था।
2-3 दिन इसी विषय को लेकर वाद विवाद होता रहा। सहज निर्णयशील रानी गुज्जर सिंह को किले के बाहर निकाल देने की कल्पना करने लग गई। अलमर्दाना को रानी का यह भाव कुछ कुछ अवगत हो गया। उन तो 3 दिनों में कोई सेना कहीं नहीं भेजी गई। अलमर्दाना ने मुस्तैदी के साथ खाद्य सामग्री इकट्ठी कर ली, परंतु 3 दिन के उपरांत की रण की योजना अनिश्चित ही थी। 26 लोचन सिंह के रुष्ट होकर चले जाने पर जनार्दन बहुत चिंतित हुआ। वह उसके हठी स्वभाव को जानता था, इसलिए उस समय मनाने के लिए वो नहीं गया। राजधानी में बलावा ऊपर से देखने में दब गया था, परंतु शांत नहीं हुआ था। जिन लोगों ने यह विश्वास करके उपद्रव किया था कि देव सिंह जो यथार्थ में राज्य का अधिकारी नहीं है, बड़ी रानी अनुचित रूप से देव सिंह का साथ दे रही है और छोटी रानी अन्यथा पीड़ित है, उन लोगों के कुचल दिए जाने से भावों की तरंग नहीं कुचली जा सकती है। अप्रत्यय ही भीतर और भी प्रबल और प्रचंड हो उठी। जनार्दन इस बात को जानता था, इसलिए लोचन सिंह जैसे सबल योद्धा और सेनापति को ऐसे गाढ़े समय में हाथ से नहीं खो सकता था। परंतु लोचन सिंह की प्रकृति में ऐसी बात के लिए बहुत ही कम स्थान था। जनार्दन कुछ समय का अंत देख कर बिना किसी ठाट बाट के अकेला लोचन सिंह को घर गया। जाते ही हाथ बांध कर खड़ा हो गया, बोला, आज एक भीख मांगने आया हूँ। सैनिक लोचन सिंह से बंधे हुए हाथ जुड़ा दिए। कहने लगा, पंडित जी, मुझे हाथ जोड़कर पाप में मत घसीटो। भीख मांगने आया हूँ, इससे तो आप ब्राह्मण को वर्जित नहीं कर सकते। मैं आपके सब करामात समझता हूँ। आप जो कुछ मांगे दे डालूँगा, परंतु बात न दूँगा। मैं सिंहगढ़ पर न जाऊँगा। जनार्दन ने तुरंत कहा, उसके विषय में जो आपके उचित दिखलाई परे सो कीजिए। मैं और एक भीख मांगने आया हूँ। लोचन सिंह ने गंभीर होकर पूछा, और क्या पंडित जी? जनार्दन ने राज्य की मुहर लोचन सिंह के सामने डाल कर कहा, सिंहगढ़ मत जाइए, कहीं न जाइए, यह मुहर लीजिए और दीवानी का काम कीजिए। मेरे बाल बच्चों की रक्षा का भार लीजिए और मुझे विदा कीजिए। मैं बद्री नारायण जाता हूँ, जो ग्रीष्म ऋतु आने तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। यदि कभी लौटकर आ सका और दिलीप नगर का बचा खुचा देख सका तो बाल बच्चों का मुँह देख लूँगा, अन्यथा ब्राह्मणों के तीर्थ में प्राण त्याग करने का भय नहीं। लोचन सिंह ने खचेब के साथ कहा, मैं दीवानी करूँगा। दीवानी में क्या करना होता है इसे जानने की मैंने आज तक कभी कोशिश नहीं की। यह मुझसे न होगा। आतंक के साथ ब्राह्मण बोला, यह भी न होगा। वह भी न होगा, तब होगा क्या? बात देकर बदलता है आपके आज ही देखा। अभी आपने क्या कहा था? लोचन सिंह की आंखों को एक कोने में एक छोटा सा आंसू झलक आया और बोला, मैं हार गया। क्या हार गए? भीख न देंगे? जनार्दन ने पूछा। सिंहगढ़ जाऊंगा, या तो सिंहगढ़ राजा को दे दूंगा या कभी अपना मुंह न दिखाऊंगा। लोचन सिंह ने उत्तर दिया, अभी सेना लेकर रवाना होता हूँ। खंड 27। अलमर्दाना को खबर लगी कि देव सिंह का सामना करने के लिए जिस फौज के वहाँ छोड़ा गया था उसे मैदान छोड़ना पड़ा और पालड़ की सेना को देव सिंह ने इस तरह आक्रांत किया कि दूसरी टुकड़ी उसमें नहीं मिल सकी। वह चक्कर काट कर सिंहगढ़ की ओर जा रही है। यह सूचना पाकर उसने एक बड़े दस्ते के साथ दिलीप नगर पर धावा कर देने का निश्चय किया। वह सिंहगढ़ को भी नहीं भूला। काले खां के सेनापतित्व में सैनिकों के छोड़ने का उसने प्रबंधन कर लिया। रानी को भी खबर लगी। उसने गुज्जर सिंह को उसी समय बुलाकर कहा, अब क्या करने की ठानी है? मन में अब भी परंपरागत लड़ते झगड़ते ही रहोगे? मैं यदि किले में ही लड़ते लड़ते मर जाता तो बहुत अच्छा होता। रानी ने कहा, अब भी हो सकता है गुज्जर सिंह, मौत के लिए किसी को भटकाना नहीं पड़ता। तुम्हें यदि क्षत्रियो की मौत चाहिए तो योजनाओं में मीन मेख मत निकालो, जो कहा जाए करो। मैंने अपनी नीति निश्चित कर ली है। गुज्जर सिंह ने निर्मल व्यंजक स्वर में कहा, मैं इस गढ़ को अलमर्दाना के अधिकार में न जाने दूंगा। वो हमारी सहायता जो है सेत मेत करने नहीं आया है। सिंहगढ़ का परागण और किला सदा के लिए
हथियाना चाहता है, क्योंकि कलापी के भूमि इसके पास पड़ती है। मैं इस पौती के प्राण रहते न जाने दूंगा। केवल आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है और किसी की नहीं। रानी ने वाक्य पूरा होने दिया, बोली, तुम कदाचित यह समझते हो कि यहाँ न होगे तो प्रलय हो जाएगी। मैं भी सैन्य संचालन कर सकती हूँ, लड़ना मरना और राज्य करना भी जानती हूँ। असंदिग्ध भाव से कुज्जर ने कहा, आप राज्य करें, मैं आड़े नहीं हूँ, पर मैं सिंहगढ़ को दूसरे के हाथों न जाने दूंगा। मूर्ख, रानी प्रचंड स्वर में बोली, सदा मूर्ख रहा और सदा मूर्ख ही रहेगा। मैंने अमरदाना को सेनापति नियुक्त किया है, उसकी आज्ञा माननी होगी। जो कोई उल्लंघन करेगा वह दंड भागी होगा। कुज्जर सिंह क्रोध के मारे कांपने लगा। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, आप स्त्री हैं। यदि किसी पुरुष ने यह बात कही होती तो उसने अखंड से उसका उत्तर देता। रानी का हाथ अपने हथियार पर गया ही था कि दौड़ता हुआ रामदयाल आया। शकायक बोला, हम लोग घिर गए हैं। किसने? कुज्जर सिंह और रानी दोनों ने पूछा। लोचन सिंह की सेना का एक भाग सिंधु नदी के उस पार उत्तर की ओर बहुत निकट आ गया है। दक्षिण और नीचे की ओर से भी एक बड़ी सेना आ रही है। रानी दांत पिसकर बोली, कुज्जर सिंह जाओ, अब मेरे सामने मत आना। कुज्जर सिंह यह कहता हुआ वहाँ से चला गया। मैं किला छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा। कुज्जर सिंह ने अपने सब आदमी इकट्ठे करके सिंधु नदी की ओर उत्तर वाले छोटे फाटक के आसपास फैला दिए और उन्हें अपनी स्थिति समझा दी। वे लोग बहुत नहीं थे, परंतु आज्ञाकारी थे। फिर वह अलमर्दाना के पास गया। नवाब साहब, कुज्जर सिंह के साधारण शिष्टाचार के साथ कहा, लोचन सिंह का विरोध बड़ी सावधानी और लकड़ाई के साथ करना पड़ेगा। वो शरीक रणशूर और रणचतुर कठिनाई से कहीं और मिलेगा। और मर्दाना ने कहा, आप काले खां और रानी साहिबा किले के भीतर लड़े, मैं बाहर से लड़ूंगा। मुझे यह सलाह पसंद है। कुज्जर सिंह ने एक क्षण सोचने के भाव दिखाते हुए कहा। कुज्जर सिंह अपने स्थान पर चला गया। थोड़ी समय में उसे ज्ञात हो गया कि गार्ड का नायकत्व उसके हाथ में नहीं है और रानी के नाम की ओट में अलमर्दाना सेनापतित्व कर रहा है। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पाठ में करेंगे। तो आप बने रहिए तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।